मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। अलग अलग आयोगों से अलग अलग अपडेट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इसे अपडेट कर देना उचित समझा। आज के जो अपडेट हैं जेपीएससी से हैं, जेएसएससी से हैं, आईएएस से हैं, नियोजन नीति से हैं, छठी जेपीएससी, सातवीं जेपीएससी दोनों से हैं, हाई स्कूल शिक्षकों से हैं। इसके अलावा भावी वैकेंसी से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए और जो आईएएस देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए। इस अपडेट्स को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन बटन मिल चुका है। आप में से जो भी चाहते हैं कि इस चैनल को आप आर्थिक सहयोग दें, उस जरूर करें। किसी सुविधा के लिए आपको नहीं देना है, लेकिन हाँ, भविष्य में जो भी ज्वाइन करेंगे, प्रारंभ में जो भी मेंबर्स ज्वाइन करेंगे, तब जेपीएससी मेंस की क्लासेस होंगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेष सुविधाएं उन्हें देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो मैं सुविधा पहले ही दे चुका हूं, वो उससे अगर आपको कुछ भी लाभ हुआ है, ठीक है, कोई भी वैल्यू ऐड हुए हैं, आप में कुछ भी आर्थिक बचत हुआ है, उन सामग्रियों का कहीं से भी किसी भी रूप में आपने प्रयोग किया है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को आर्थिक सहयोग कीजिए, ताकि यह चैनल जो है आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे और निरंतर आपकी सेवा में अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर आपको प्राप्त होते रहें। चलिए अब अपडेट्स की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मोस्ट अवेटेड जो आपका है 7वीं से 10वीं जेपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं। कुछ मेंबर्स पूछ रहे थे उम्र सीमा से संबंधित केसेस का क्या हुआ है सर, तो उस संदर्भ में कुछ जानकारी मिली है, तो उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, छठी जेपीएससी में जो उम्र सीमा रखी गई थी वह 2010 अधिकतम उम्र सीमा के लिए थे, यानी कि 35 ईयर्स जो है अगर आपके 2010 में हो जाते हैं, अगस्त माह लिया जाता है जेपीएससी में, तो आप जो है छठी जेपीएससी देने के योग्य थे उस समय। उसके बाद नियम के अनुसार 2011 डिमांड किया जा रहा था अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन न ही सरकार के द्वारा न ही जेपीएससी के द्वारा इससे तर्कसंगत संभवतः समझा गया। इसीलिए शुरू में तो 2020 या 21 रखा गया था, लेकिन बाद में 2016 कर दिया गया, यानी कि 5 साल के लगभग सरकार के अनुसार छूट दे दी गई। हालांकि 6 बार ही हुआ है, उस हिसाब से तो 2006 होना चाहिए था कट ऑफ, 2006 या 7 होना चाहिए था, लेकिन 2011 भी नहीं किया गया। तो इस संदर्भ में जो 2 केसेस किए गए थे झारखंड हाई कोर्ट में, वो एक रीना कुमारी का केस था और एक मुकेश कुमार का था। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि पहला जब फर्स्ट बेंच में गया हाई कोर्ट के, तो इस डिमांड को जो है रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो डबल बेंच में जाने का एक अधिकार बचा हुआ है, जिसका अभी तक संभवतः यूज नहीं किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। और एक केस जो आपका है अमित झा के द्वारा किया गया है, उस संदर्भ में संभवतः सुनवाई नहीं हुई है, फिर एकीकृत करके सुनवाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड बेंच में जहाँ तक बात है, लार्जर बेंच में जाने का, तो निश्चित रूप से जो भी जाएंगे 2011 जिनके द्वारा भी डिमांड किया जा रहा है, ओके, अगर आप 2016 से काउंट करते हैं, अगर 2016 में 35 साल कन्हीं का था, तो वर्तमान में वे 40 साल के हो चुके हैं। 2011 से 15 वाले इस केस में इंटरेस्टेड होंगे, 2011 कटअप करने वाले में, तो उनका उम्र 40 से 45-46 साल तक हो गया होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में एक तो पढ़ने वालों की संख्या जो है बहुत ही घट जाती है, इंटरेस्टेड नहीं रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आर्थिक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा। और जहाँ तक मेरा व्यू है इस मैटर पर, निश्चित रूप से यह केस जो है, ठीक है, गलती तो हुआ है आयोग से और सरकार से, लेकिन 40 साल के बाद एग्ज़ाम देना कहीं ना कहीं से बहुत सारी समस्याओं के साथ पढ़ना, और कहीं ना कहीं से आयोग के द्वारा भी प्रीफर नहीं किया जाता है। उनको देखा गया है, जो रिजल्ट का परसेंटेज देखा गया है, वह 25 से 30-35 साल तक के युवाओं को ही लिया जाता है। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद आयोग के द्वारा भी बहुत कम, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, कम होता है, कम लोग वहाँ से देते भी हैं, इसलिए भी कम होता है। दूसरा, आयोग और सरकार के भी प्राथमिकता कहीं ना कहीं से रहती है कि युवाओं को जो कम उम्र के हैं उन्हें प्रीफर किया जाए, ठीक है। लेकिन आप में एबिलिटी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप किसी भी उम्र के हैं, लेकिन
तरह तरह की समस्याएं आ ही जाती हैं, सामाजिक समस्याएं, घरेलू समस्याएं, आर्थिक समस्या। इस स्थिति में 35 वर्ष मैक्सिमम बेहतर है। आयोग को भी प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकालना चाहिए ताकि किसी को भी इस तरीके का नुकसान नहीं उठाना पड़े। लेकिन जब नुकसान उठाना ही पड़ गया है तो फिर से और डबल नुकसान ये हो जाएगा। आप भरेंगे फॉर्म, फिर 2-3 साल और बीत जाएगा तो 45 से 48, 50 पहुँच जाएंगे, तो बहुत ही टफ है फिर जीवन को फिर पटरी पे लाना। इसलिए बेहतर होगा कि 16 ही रहे कट ऑफ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। और जिनका एज पार हो गया है तो जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, अन्य विकल्पों पर वर्क करना शुरू कर दीजिए तो अगले 2-3 साल में आप सफल भी हो जाएंगे। और इस जेपीएससी के चक्कर में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स फिर और एक नए रूप में आ जाए अगले 2-3 साल के बाद। सोनी कुमारी मामले पर या नियोजन नीति पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसकी जो तिथि थी 20 जुलाई थी, उसे बढ़ा करके अब 27 जुलाई कर दिया गया है। 27 जुलाई को कोई 2 जस्टिस के माध्यम से अब सुनवाई होगी। जस्टिस का नाम अभी तय नहीं हुआ है। मैंने उस दिन सुनवाई इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो एक उस पीठ में, उस बेंच में जो एक जस्टिस थे वो कुछ दिनों के बाद रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अब 27 जुलाई का वेट कीजिए, उस दिन क्या होता है। ये सोनी कुमारी के नियोजन नीति के मामले पर ये अपडेट है। जेपीएससी के ही एक अन्य मामले को देखते हैं। जेपीएससी के द्वारा 2019 में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लगभग 550 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, और उस वैकेंसी का अगर आप प्रोग्रेस को देखते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा हो चुका था और मुख्य परीक्षा जो था 22 जनवरी 2021 को शुरू होने वाला था। और 21 जनवरी 2022 को माननीय जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट के द्वारा उस एग्ज़ाम को ही, उस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया जाता है। ऐसे भी माननीय जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा जितने भी फैसले दिए गए हैं, कहीं न कहीं से झारखंड के खास करके नियोजन के क्षेत्र में ऐतिहासिक बनते जा रहे हैं। चाहे छठी जेपीएससी का मामला हो या पंचायत से संबंधित कुछ भी, आपका पंचायत सचिवों से संबंधित मामला हो, नियोजन नीति से संबंधित मामला हो, हर जगह कहीं न कहीं से उनकी भागीदारी रही है। जब मैकेनिकल इंजीनियरों के मुख्य परीक्षा की जो 22 जनवरी की तिथि थी, उससे जस्ट एक दिन पहले उस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया जाता है और सरकार को आदेश दिया जाता है कि आप फिर से इसका विज्ञापन निकालें। इसका जो कारण था, सवर्णों को जो 10% आरक्षण 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था संसद के माध्यम से, इस संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह मानना था, चूँकि यह विज्ञापन जो है, जब संसद ने इसे स्वीकृति दी थी 10% आरक्षण की, उससे पहले का विज्ञापन है। इसमें आरक्षण 10% जो एक्स्ट्रा है, 50% ही आरक्षण होना चाहिए, 60% नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया था। तो अगर मान लीजिए कि 50% आरक्षण को फिर किया जाता है तो 10% जो एक्स्ट्रा चयनित हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए, उनके हित कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे थे। उनके द्वारा ही केस किया गया था डबल बेंच में। तो डबल बेंच के द्वारा आज इस मामले पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखिए कुछ दिनों में फैसले आएंगे। अगर मुख्य परीक्षा के पक्ष में फैसला आता है कि 10% आरक्षण सही है, तब तो मुख्य परीक्षा होंगे, और अगर जो सिंगल बेंच हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आता है, जो सिंगल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया था, तो फिर से विज्ञापन निकालना होगा और उसमें 50% के आरक्षण का प्रावधान करना होगा, अगर वैकेंसी को सरकार के द्वारा 2019 से पहले का माना जाता है। तो यह मैकेनिकल इंजीनियर के संदर्भ में अपडेट। अब हाई स्कूल शिक्षकों के संदर्भ, विशेष रूप से 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल के शिक्षकों के संदर्भ में, जिसमें आधी अधूरी नियुक्तियां हुई हैं। ओके, तो इस संदर्भ में अभ्यर्थी जो यहाँ के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनसे मिले थे झारखंड के मंत्री, कैबिनेट मंत्री से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली कैबिनेट बैठक जब भी होगी तो 11 गैर अनुसूचित जिलों के शिक्षकों के संदर्भ में जो भी रोक लगी हुई है, नियुक्ति पत्र वितरण से, नियुक्ति से संबंधित जो भी रोक लगी हुई शिक्षकों के संदर्भ में, पंचायत सचिव के संदर्भ में उनका बयान नहीं है, ध्यान रखिएगा, उस रोक को हटाने के लिए पत्र जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। तो चलिए 11 जिलों के जो शिक्षक हैं, हाई स्कूल के शिक्षक हैं गैर अनुसूचित जिलों के,
उनके लिए शुभ खबर है। अगले अपडेट पर आते हैं। अभ्यर्थियों के एक समूह के द्वारा डिमांड की गई है कि जेपीएससी और जेएसएससी में इतने अधिक भ्रष्टाचार और अनियमितता और लेट लतीफ़ी हो रही है, इसके कारण जो भी वहाँ के अध्यक्ष हैं अथवा सचिव हैं, इन्हें पहले हटाया जाए और नए अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति की जाए, तभी प्रक्रियाओं को, नियुक्ति प्रक्रियाओं को, नियुक्ति से संबंधित परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर समस्या ये है कि ठीक है, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दोषी अधिकारियों को, जो छठी जेपीएससी के गलत रिजल्ट तैयार करने में दोषी अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और चूंकि जेपीएससी हो या झारखंड सरकार हो, अभी तक इनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि डबल बेंच में जाया जाए या नहीं। इधर महाधिवक्ता की सलाह भी आ गई है कि नहीं जाना है आपको, जो भी सिंगल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है जा कर के। ओके, तो इस स्थिति में दोषी अधिकारियों की पर जो कार्रवाई था वो भी एक आदेश में था। तो इसके लिए उससे पहले भी कुछ स्टेप होता है। सरकार को एक जो है इस मामले में, रिजल्ट तो चलिए आ जाएगा, कोई भी बाधा विशेष नहीं है, ठीक है, लेकिन कौन अधिकारी दोषी हैं या नहीं हैं, चाहे जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे सुधीर त्रिपाठी, जो अभी जेएसएससी के बने हुए हैं, या फिर परीक्षा नियंत्रक थे, सचिव थे, या कोई भी वहाँ पर क्लर्क थे, कर्मचारी थे, अध्यक्ष थे, सदस्य थे, तो उनमें से कौन दोषी हैं नहीं हैं, इसके लिए तो जांच टीम पहले बनेगी। उसके बाद पता चलेगा ना कि कौन दोषी थे गलत करने में। ठीक है, वहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं से वो आरोप के घेरे में आते हैं, लेकिन कन्फर्म तो आप किसी को नहीं बोल सकते हैं कि कौन दोषी हैं नहीं। उसके लिए तो जांच टीम की आवश्यकता होगी। तो जांच टीम जब बनेगी, उसमें से दोषी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पहचाना जाएगा, उसके बाद कार्रवाई सरकार कर सकती है। बिना जांच टीम का गठन किए हुए कोई भी कार्रवाई संभवतः मेरे विचार से सरकार नहीं करने जा रही है। ठीक है, क्योंकि आरोप, जब आप ऊंचे पदों पर रहते हैं तो आरोप तो 10 तरह के लगते हैं, लेकिन उससे सीधे सीधे कोई भी गवर्नमेंट जो है नहीं मानती है, ना ही न्यायालय मानती है। वहाँ पर भी लंबे समय तक जो है सुनवाई चलते हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ पर सही या गलत होने के संबंध में निर्णय अंततः न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे भी अधिकारियों कर्मचारियों की भारी कमी है, इसलिए वहाँ पर अब नियुक्ति होनी चाहिए। हटेंगे तो अब सरकार के आदेश से ही, जांच के आदेश से ही। ठीक है, इसलिए हटाने के बाद ही एग्जाम्स हो, ये डिमांड कहीं से उचित नहीं है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं और एक्स्ट्रा नियुक्ति करें, जो भी गलत पाए जाते हैं उनको हटाया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया हटाने के आदेश के बाद शुरू हो, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं आईएएस के अपडेट पर। देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो जैसा कि आपको पता था कि 2020 में कोरोना जो था अपने भयंकर रूप में था, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी उस वर्ष के सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा देने से चूक गए थे। ओके, तो उनके द्वारा डिमांड की गई थी कि उन्हें एक मौका कम से कम दिया जाए 2020 के बदले। तो बीच में खबर यह उड़ी थी कि उन्हें मौका प्रदान कर दिया गया था, पेपर में ही आया था, लेकिन अंततः एक बार और आया था कि कोई मौका नहीं दिया जाएगा। फिर से केंद्रीय मंत्री एक हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा का एग्जाम प्रत्येक वर्ष लिया जा रहा है, 19, 20, 21 रेगुलर लिया जा रहा है, इसलिए अतिरिक्त मौका देने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए पूरी तरह से क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, इसलिए संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जो भी अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से अगर उनका एक ही अवसर था और वो अवसर नहीं मिल पाया और मौका अगर दिया जाता तो उन्हें मिल जाता, तो उनके लिए निश्चित रूप से शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन पीसीएस में आपके लिए अवसर हैं, ठीक है, उनकी सोचिए जिनके पीसीएस के भी उम्र समाप्त हो गए हैं। ठीक है, कम से कम आपके पास पीसीएस के तो उम्र हैं। जो भी आपको देना है, जो भी आपका अनुभव था, जो आईएएस से प्राप्त हुआ, आईएएस की तैयारी के दौरान प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से पीसीएस में वह आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभदायक होगा। इसलिए नर्वस होने की जगह, चिंतित होने की जगह
पीसीएस की तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी। अब आते हैं झारखंड का ज्वलंत मुद्दा छठी जेपीएससी पर, है ना, ये अंत का टॉपिक है। तो छठी जेपीएससी के संदर्भ में जो वर्तमान में प्रगति की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा था कि शुरू से जो मैं कह रहा हूँ, जिस दिन से जो डिसीजन आया है हाईकोर्ट का 7 जून 2021 को, उसी दिन से मैं कह रहा हूँ पहला वीडियो से कि जेपीएससी या झारखंड गवर्नमेंट की जाने की संभावना जो है डबल बेंच में बहुत कम है, क्योंकि आधार बहुत ही वीक है। लेकिन अभ्यर्थी तो जाएंगे ही। लेकिन थोड़ी सी आश्चर्यजनक जो है रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 100 से अधिक अभ्यर्थी डबल बेंच में पहुंच गए हैं। कुछ हिंदी इंग्लिश में अधिक नंबर उन्हें मिल गए थे, पता नहीं कैसे मिल गया था 75 85, ठीक है, क्योंकि सभी को तो पता था क्वालिफाइंग है, उन लोगों को कैसे मिल गया 75 85। थोड़ा सा ये भी आश्चर्य और जांच का भी विषय है कि कैसे मिल गया, जब सभी क्वालिफाइंग मान करके आप बीपीएससी देने जाते हैं, आईएएससी मेंस का देने जाते हैं। लगता है कि आप हिंदी का जो पेपर होता है पहला, जो केवल जांच किया जाता है, आईएएस में तो लगभग सारे 22 भाषाओं में किसी में भी आप दे सकते हैं, तो उसको सीरियसली कोई भी उतना पढ़ के नहीं जाता है कि 80% या 85% ले आए। लेकिन जिनका आ गया है उनका तो भारी डाउनफॉल हो जाएगा, सीधे 80 75 घट जाएगा, तो वो भी टेंशन में है। लेकिन इस केस में जो मैंने देखा कल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे कि बहुत लोगों को जो पास कर चुके हैं, टॉपर्स हैं, अंडर 10 वाले को भी मैंने देखा है नाम, वो कहीं ना कहीं से याचिका भी दायर किए हैं, अपीलकर्ता में भी हैं और रिस्पोंडेंट में भी उनका नाम है। तो ये जो आपका तरीका अपनाया गया है, क्यों अपनाया गया है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्लियर अभी नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आएगी निश्चित रूप से मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर जो समस्या आ रहा है उनके समक्ष उन्हीं तथ्यों को फिर से ये उठा रहे हैं डबल बेंच के समक्ष भी, जो सिंगल बेंच में पिछले 1 वर्षों से पूरी तरह से गहन चर्चा हो चुकी है, ठीक है। फिर गलत तथ्य को इन लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो पास अभ्यर्थी हैं अगले मेरिट लिस्ट में भी जो आ जाएंगे, जो प्रत्येक सब्जेक्ट में पास हैं, सेफ हैं अगले मेरिट लिस्ट में भी, उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आप कोर्ट के समक्ष इतना सिंपल सा चीज़ कि क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है, हिंदी इंग्लिश नहीं जोड़ना था, सारे सब्जेक्ट में 40%, इसको आप जबरन आप वहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, जबकि आप अधिकारी बन चुके हैं, अगले लिस्ट में भी आप आने वाले हैं, उसके बाद भी आप स्टेटमेंट जा कर के वहाँ पर देंगे। नहीं, 40% कंबाइंड था, ठीक है। कहीं से तो सब पढ़ने से नहीं लग रहा, आपको कैसे लग रहा है हिंदी इंग्लिश जुड़ेगा? वो भी तो कहीं एक सामान्य आदमी को दे दीजिए जिसको कोई जानकारी नहीं है। क्वालिफाइंग का अर्थ क्वालिफाइंग होता है। सिंगल बेंच में माननीय न्यायाधीश के द्वारा कहा भी गया था कि 5वां में भी क्वालिफाइंग का अर्थ क्वालिफाइंग होता था कि हिंदी नहीं जोड़ना है। 7वां में भी आपने प्रावधान कर दिया हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है पहला वाला वो नहीं जुड़ेगा। ये छठा के लिए स्पेशल कैसे परिभाषा बदल गया? ऐसे गलत तथ्य को इन लोग प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरी तरह से आधारहीन है। ये वर्तमान के साथ साथ इनके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए उन्हें भी मेरी सलाह रहेगी कि काफ़ी सोच समझकर इस केस में आगे बढ़ें। और साथ ही कैविएट तो जारी हो ही चुकी है, 2 से बढ़कर 4-5 अब हो चुके हैं कि इन्हें भी जो भी अगर कुछ भी फैसला लिया जाता है, अपीलकर्ताओं के संदर्भ में सुनवाई होती है, तो जो नए मेरिट लिस्ट में फिर से इन करने वाले हैं उनके पक्षों को भी ध्यान से सुना जाए। क्लियर? यही था आपका छठा जेपीएससी के संदर्भ में अपडेट। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है। जैसे सूचना मिलेगी इस संदर्भ में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। एक और न्यूज़ जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, देख रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए अमीनों के प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि राज्य में अमीनों के अत्यधिक सीट्स खाली हैं। भूमि संबंधी मापन संबंधी कार्य जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया में मैंने यह भी कमेंट देखा है कि मैं तो बहुत सारे लोग कर रहे थे कि मैं तो लंबे समय से
अमीन की डिग्री लेकर के बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे सर्विस नहीं मिल रही है, ठीक है। और वे खुद बता रहे हैं कि हज़ारों हज़ार लोग जो हैं, हज़ारों हज़ार युवा जो हैं अमीन की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें नौकरी मिल नहीं पा रही है। सरकार वैकेंसी तो निकाले। और अमीन क्या, लगभग सारे के सारे विभाग में अनुबंध कर्मियों के सहारे कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण राज्य के विकास कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। रिक्तियाँ तो हर जगह हैं, ठीक है। बस सही नियमावली बना करके उसे निकालने की ज़रूरत है। लेकिन लाख नकारात्मक परिस्थितियां हों, आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। 7वां जेपीएससी को ही आपने टारगेट किया है। एक तो संभावना भी झारखंड में आप देख रहे हैं, 7वां जेपीएससी। अगर आप स्नातक हैं तो इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपके स्नातक नहीं है तो जो भावी वैकेंसी हैं इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल, उसके लिए आप तैयारी करते रहें, क्योंकि यहाँ का सिलेबस जो है थोड़ा सा टफ है, विशेष रूप से साहित्य के कारण। इसलिए आप इंतज़ार नहीं कर सकते नोटिफिकेशन का, एग्जाम्स डेट का। जो भी सिलेबस प्रदान किया गया है आयोग के द्वारा, कम से कम उसका अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। कुछ नहीं करना है, आप मैट्रिक इंटर लेवल के देते हैं तो मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, सामान्य जीके, साइंस इत्यादि को अच्छी तरह से धीरे धीरे कंट्रोल करते जाइए, ताकि जब अचानक से वैकेंसी नोटिफिकेशन जैसा यहाँ पर आता है, अगर आता है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा तनाव नहीं लेना पड़े और फिर अगले नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े। उसी नोटिफिकेशन में आपको कोई एक जॉब मिल जाए। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करनी थी। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के ज्वाइन बटन के माध्यम से चैनल को आर्थिक सहयोग करें। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सामग्रियाँ प्रदान की जाती रहेंगी। इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने वाला है। आज ही मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगा। उसके बाद ये 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं जेपीएससी पेपर 1 के, उसे समाप्त करके फिर मेंस के लिए क्या करना है उस संदर्भ में जो है आपको विस्तार पूर्वक योजनाएं बताई जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।